नेक्स्ट न्यूज है जो हम कवर करेंगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, तो ये देखेंगे कि ये किस चीज के लिए है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने इसको अभी लॉन्च किया था, तो इसने एक माइलस्टोन अचीव किया है कि इसमें 10 करोड़ एप्लीकेंट्स हैं। ठीक है, ये इसके लिए अपने आप में एक माइलस्टोन था। पीएम ने इसको लॉन्च किया था अभी जस्ट, तो हम ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, ये तो कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो ये पूछा जाएगा कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा किस चीज से रिलेटेड है। सो दिस यात्रा इज एन इनिशिएटिव being undertaken across the country to raise awareness about and track the implementation of flagship central schemes। तो ये इसका एम है कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी स्कीम चला रही है, ठीक है, उन स्कीम को ट्रैक करेगी ये। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम था क्या है, जो लोगों को अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर करेगा। हम में से भी मोस्टली को नहीं पता होता है क्या गवर्नमेंट स्कीम चल रही है। ठीक है, वो तो हम जीके में पढ़ते हैं तभी पता लगता है कि ये गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तो उन गवर्नमेंट स्कीम्स को के बारे में लोगों को और ज्यादा अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे वो उतने ही ज्यादा लोग उन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उनको पता लगेगा तो उतने ही ज्यादा बेनिफिशियरी उस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो फ्लैगशिप का मतलब होता है मेन। ठीक है, सेंट्रल स्कीम वो स्कीम होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। दो तरह की स्कीम होती हैं, एक तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, एक वो हो सकता है जो किसी पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, सेंट्रल जो स्कीम चलाती है उसमें भी दो तरह की होती हैं, सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर सेक्टर स्कीम वो होती हैं, अगर आपको किसी स्कीम पे लिखा मिले दैट इट इज अ सेंटर सेक्टर स्कीम, दैट मीन्स उसकी 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक रेशियो में शेयर की जाती है, और ये रेशियो जनरली 75:25 होता है। 75% खर्चा उसका सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। कुछ एरिया में, जैसे कुछ हिली एरिया स्टेट है इंडिया में, जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, लद्दाख है, हालांकि ये दोनों तो यूनियन टेरिटरी हैं अब। ठीक है, कौन कौन बने हैं? नहीं, चीफ मिनिस्टर कौन है? कल पढ़ाया था मैंने, किसी को भी याद नहीं है? रिवाइज किया करो इनको, ये ऐसे तो कहीं ना कहीं तो लिखे ही हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नहीं लेह लद्दाख नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, तो जो हिली स्टेट हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, आसाम है, ठीक है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये सब हिली स्टेट है। यहाँ पे उन स्टेट्स में 90% सेंटर देता है और 10% स्टेट देता है। और यूनियन टेरिटरी में भी यही होता है कि किसी भी स्कीम का 90% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी, उसको बोलेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट मींस 100% फंडिंग गवर्नमेंट देगी। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये स्कीम कैसी है, सेंटर सेक्टर स्कीम है या सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, नाउ
कुछ फ्लैगशिप स्कीम जो मोदी गवर्नमेंट ने या एनडीए गवर्नमेंट ने चलाई हैं। आयुष्मान भारत स्कीम 2019 में चली थी। आयुष्मान भारत स्कीम का नाम सुना है आप लोगों ने? किस चीज के लिए है? किस चीज के लिए? किस 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 सेक्टर में? हेल्थ केयर में भी कहां पे? हाँ, हेल्थ सेक्टर जो होता है या जो हेल्थ सेंटर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी और टर्सरी। जो हेल्थ सेंटर हैं, हेल्थ सेंटर का मतलब हॉस्पिटल, प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी वो होता है जहां पे किसी गांव में या किसी पर्टिकुलर वार्ड में जहां पे आपको जो बहुत नॉर्मल डिजीज हैं लाइक कोल्ड एंड कफ है, ठीक है, फीवर है, उनका ट्रीटमेंट चलता है, बस उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है और नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं। ये आपको शहरों में भी मिल जाएंगे वार्ड में, ठीक है, और गांव में भी मिल जाएंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी बोलते हैं उनको, पीएचसी मिलेंगे या सीएचसी मिलेंगे। सीएचसी होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं। इनमें नॉर्मल जो यूजुअली कोल्ड एंड कफ, फीवर, हेडेक, ठीक है, स्टोमक पेन, इनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट मिलेगा। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर होता है थोड़ा सा अपग्रेड करके, जहां पे आपको थोड़ा सा और एडवांस डिजीज का ट्रीटमेंट मिलेगा। और टर्सरी होता है मोस्ट एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ, जहां पे डिजीज का क्योर किया जाएगा। जैसे कैंसर ट्रीटमेंट के जो हॉस्पिटल होते हैं वो टर्सरी हॉस्पिटल होते हैं। वो नॉर्मली हर एक जगह पे नहीं मिलते, छोटी सिटीज में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो आयुष्मान भारत में आप लोग कह रहे हो 5 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड किया गया था, वो सिर्फ सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ सेंटर के लिए था। कि अगर किसी पर्सन को सेकेंडरी या टर्सरी हेल्थ सेंटर में जाने की रिक्वायरमेंट पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट के सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ सेंटर लिमिटेड हैं बहुत, और प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा हैं, तो किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जो सेकेंडरी है या टर्सरी ट्रीटमेंट देता है, वहां पे आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो 5 लाख रुपए तक का। ये स्कीम थी आयुष्मान भारत स्कीम, 2019 में लॉन्च हुई थी। इंपॉर्टेंट स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है ये। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जेपी नड्डा। ठीक है। देन उसके बाद दूसरी स्कीम है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना चली थी 2016 में। ये भी बहुत फ्लैगशिप मेन स्कीम थी एनडीए गवर्नमेंट की। उज्ज्वला योजना बता सकते हो क्या थी? एलपीजी सिलेंडर जो है उस पे सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडाइज दिया जाएगा। सब्सिडी तो पहले भी मिलती थी, मतलब इस योजना में, इस स्कीम में किस पे सब्सिडी मिलेगी? एलपीजी सिलेंडर पे। सब्सिडी तो पहले भी मिलती थी। सब्सिडी क्या होता है? गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा दिया जाता है किसी भी पर्सन को किसी बेनिफिट में इनडायरेक्टली, उसको सब्सिडी बोलते हैं। जैसे एलपीजी सिलेंडर की एग्जैक्ट कॉस्ट आती है लगभग 1100 रुपए, गवर्नमेंट कह रही है 1100 रुपए का ये होता है, लेकिन अब पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड ए सिलेंडर ऑफ 1100, तो हम ऐसा करते हैं, हम सब्सिडी दे देते हैं इसमें 700, 800, 900 रुपए। ठीक है, लेट्स सपोज हमने 800 रुपए सब्सिडी दी, 400 रुपए आप दे दो, ये आपका 1100, 700 हमने दे दिया, 400 आपने दे दिया, 1100 रुपए का आपको मिल गया। तो वो 700 रुपए क्या है? गवर्नमेंट की सब्सिडी है। तो ये सब्सिडी पहले कैसे होती थी? ये सब्सिडी पहले दी जाती थी वेंडर्स को, सेलर्स को। आ जाओ, सेलर्स या वेंडर्स को दी जाती सब्सिडी। सपोज मैं वेंडर हूं,
मेरे पास सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी, मैंने सामने वाले को सिलेंडर दे दिया, लेकिन इसमें होता क्या था, वेंडर ज्यादा सिलेंडर दिखा देते थे, वो दिखाते थे हमने ज्यादा दिए हैं, लेकिन सामने वाले के लोगों को उतने मिले ही नहीं है। सब्सिडी ली, एक तो बेनिफिट सब्सिडी का लिया, दूसरा उनको कमर्शियली सेल कर देते थे। कमर्शियली मतलब बिजनेस हाउसेज को, शॉपकीपर्स को, तो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था और लोगों को भी नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डीबीटी चलाया। डीबीटी हमने पढ़ा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना क्या थी कि एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी, इंस्टेड ऑफ वेंडर वो पर्सन के पास जाएगी। डीबीटी बोला था इसको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी। पीएम सुरक्षा बीमा, इसमें क्या किया गया था, ये चली 2015 में। लोगों को बहुत कम अमाउंट में, पहले तो ये समझो, इस स्कीम को समझने से पहले इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इंश्योरेंस लेते हैं। गाड़ियों का इंश्योरेंस सब लेंगे, अपना नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है ये एक्स्ट्रा बर्डन है, क्योंकि अपने इंश्योरेंस, ह्यूमन बीइंग के इंश्योरेंस ना लेने पे कोई एक्शन नहीं होता। गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपका चालान कट जाएगा, तो गाड़ी का इंश्योरेंस सभी लेते हैं। तो इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ना होने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है पुअर और मिडिल क्लास लोगों को, कि अगर कोई एक बड़ा डिजीज आ गया फैमिली में किसी एक पर्सन को, तो पूरी फैमिली का जो अर्निंग होता है लाइफ टाइम का वो सारा चला जाता है। और उसका फिर इनडायरेक्टली इंडिया पे क्या बनाता है, वो पर्सन मिडिल क्लास से पॉवर्टी में चले जाते हैं। तो इंडिया में पहले ही एक्सट्रीम पॉवर्टी है, तो वो नंबर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ज्यादा पॉवर्टी बढ़े, क्योंकि इंडिया में वेलफेयर गवर्नमेंट है, उसका काम ही ऐसी पॉलिसी बनाना है कि लोगों का वेलफेयर हो। तो पेनिट्रेशन को ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस बहुत महंगा है, महंगा होने का एक ही कारण है, कम लोग ले रहे हैं। अगर सभी लोग इंश्योरेंस लेने लग जाएं तो इंश्योरेंस बहुत कम का हो जाएगा। जैसे जितना सस्ता गाड़ियों में हो जाता है, उतना ही सस्ता ह्यूमन बीइंग्स का हो जाएगा। महंगा इसलिए है क्योंकि शहर में ही नहीं लेते, गांव में तो इंश्योरेंस दूर दूर तक की बात ही नहीं है। शहर में कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता ही नहीं, टर्म इंश्योरेंस लेता ही नहीं, लाइफ इंश्योरेंस लेता ही नहीं। तो उस इंश्योरेंस को सस्ता किया और बिल्कुल जो कॉमन मैन है वहां तक पहुंचाया। ठीक है, तो ये स्कीम थी पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, 2015 में चली। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम थी ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। और क्या इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में? हाँ वो तो है, लेकिन वो तो अचीवमेंट नहीं, इनसे ऊपर है। अभी इनकी अचीवमेंट है फर्स्ट फीमेल फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाली फुल टाइम के लिए ये पहली वुमेन है। इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी, लेकिन वो फुल टाइम नहीं थी, टेम्परेरी टाइम के लिए थी। या वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने अपने साथ पास में फाइनेंस का भी पोर्टफोलियो साथ में ले रखा था। ठीक है, इंडिया में ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होती है कि वो कितने पोर्टफोलियो खुद रखेगा। पोर्टफोलियो मतलब एक एरिया, जैसे एजुकेशन एक एरिया है तो पोर्टफोलियो एजुकेशन पोर्टफोलियो, हेल्थ पोर्टफोलियो, फाइनेंस पोर्टफोलियो। तो कितने पोर्टफोलियो वो खुद रखेगा, कितने वो मिनिस्टर बनाएगा, उसकी मर्जी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल
फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये दोनों इनके नाम पे है। और वैसे फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर और फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए उस पोस्ट पे थी, ये सिर्फ इसी पोस्ट पे थी। डिफेंस मिनिस्टर में भी पिछले मोदी गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर थी, मतलब जो पहला टर्म था, ठीक है, 14 से 18 वाला, 14 से 19 वाला, फिर उसके बाद से ये फाइनेंस ने लगातार 2 में। देन नेक्स्ट स्कीम है पीएम स्वनिधि। ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की स्कीम है। मिनिस्ट्री, मऊआ बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, मऊआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की स्कीम है स्वनिधि स्कीम, ठीक है। और ये जो स्कीम है इसमें है किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। इसमें क्या है, कोई भी स्ट्रीट वेंडर किसी भी बैंक से 10,000 रुपए तक का लोन ले सकता है कोलेटरल फ्री। मतलब कोई स्ट्रीट वेंडर है जो छोटे मोटे गलियों में घूमते हैं, ये 10,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको कोई कोलेटरल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उन्होंने नहीं दिया तो पैसा गवर्नमेंट देगी फिर बैंक को, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की स्कीम है और इसके मिनिस्टर हैं हरियाणा के अर्लियर जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो पहले अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये ऐसी स्कीम जो पर्टिकुलर सेक्टर को लेके गवर्नमेंट टारगेट करके बनाती है अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको फ्लैगशिप स्कीम बोलते हैं कि इस चीज में ये गवर्नमेंट मेन स्कीम चला रही है। तो इन स्कीम्स की अवेयरनेस के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई, ठीक है, जिसका माइलस्टोन ये था कि उसने अपने पहले ही दिन में 10 करोड़ पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर दिया था, ठीक है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ लोग हैं, तो वैसे तो बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक बड़ा नंबर है किसी भी स्कीम के लिए। कौन सी है? ये आई है 2019 में। ये सारी स्कीम्स पिछले कुछ सालों में एग्जाम्स में पूछ चुके हैं इनकी मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्टर्स में स्पेसिफिकली उनके लिए क्लैट वालों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी में मिनिस्टर्स नहीं पूछेंगे, ठीक है। क्लैट में पूछ देते हैं मिनिस्टर कौन है, ठीक है। यूपीएससी में मिनिस्टर नहीं पूछेंगे, लेकिन नॉर्मली हमें जीके में पता है तो इंटरव्यू के टाइम पे काम आ सकता है, तो जनरल चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट ज्वाइन एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 इन गोवा। हमें क्या समझना है इसमें से? पहली बात तो हमें यह समझना है कि ये जो सी ड्रैगन 24 है ये क्या है। ये एक नेवी एक्सरसाइज है या नेवल एक्सरसाइज बोल लो। किसकी है? यूएसए एंड अदर कंट्रीज, ठीक है, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। इंडियन नेवी P-8I एयरक्राफ्ट had arrived in Guam, United States to participate in the 4th edition of anti-submarine warfare exercise Sea Dragon 24 organized by US Navy। अब ना तो हमें इस एयरक्राफ्ट का नाम याद रखना, क्योंकि ऐसी बहुत एक्सरसाइज होंगी, हर एक एक्सरसाइज में पता नहीं कौन कौन से जाएंगे। जहां याद रखना हो मैं बता दूंगा। हमें याद रखना है, बस हमें इतना पता हो कि सी ड्रैगन 24 एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज यूएसए कंडक्ट करता है अपनी कंट्रीज के साथ। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कहां हुई है? लोकेशन इंपॉर्टेंट है, गुआम आइलैंड, ठीक है। तो गुआम आइलैंड की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। कहां पे है?
पैसिफिक ओशियन में, और ये ग्वाम आइलैंड बिलोंग टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं ग्वाम आइलैंड। जन नेक्स्ट मुझे प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल एट नासिक। तो एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि यूथ फेस्टिवल कहां हुआ है 2024 में, नासिक में, ठीक है। 2024 यूथ फेस्टिवल नासिक में हुआ है। नासिक के बारे में ये पूछा हुआ है कि ये कौन सी रिवर के बैंक पे है, तो ये गोदावरी रिवर के बैंक पे है, ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर इज द नासिक सिटी। कहां है नासिक? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वहां पे यूथ फेस्टिवल हुआ। यूथ फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है यूथ फेस्टिवल की। कब सेलिब्रेट करते हैं हम यूथ फेस्टिवल? जनवरी 12 को, 12 जनवरी को हम लोग यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब की बार का यूथ फेस्टिवल हुआ है नासिक में। नासिक इज ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। इसका थीम माई भारत विकसित भारत एट 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ, ये इसका थीम है। बहुत सारे हम फेस्टिवल्स पढ़ेंगे, अलग अलग इवेंट्स पढ़ेंगे जिन पे थीम आएंगे, लेकिन कुछ के ही ऐसे होंगे जो हम याद करेंगे, ठीक है। तो यूथ फेस्टिवल का थीम इंपॉर्टेंट है, माई भारत विकसित भारत एट 2047। ये तो एक कॉमन नारा है कि हम लोगों का गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। हमारा टारगेट है डेवलप्ड कंट्री बनने का, कब तक? 2047 तक। और इसमें आगे जो है बाय द यूथ फॉर द यूथ, ठीक है। ये थीम है यूथ फेस्टिवल का। अब ये 12 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? वेरी गुड, इट इज द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। इनका ओरिजिनल नाम पूछ लिया एक एग्जाम ने, कि उनका ओरिजिनल नेम क्या था, तो उनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में एक स्पीच दिया था शिकागो में। शिकागो है यूएसए में, जो बहुत फेमस स्पीच माना जाता है। ये स्पीच दिया था इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में। मतलब अलग अलग प्लेसेस से वर्ल्ड के रिलीजियस लोगों को बुलाया गया था, अलग अलग रिलीजन के लोगों को बुलाया गया था, और एक कंबाइन वर्ल्ड का पहला रिलीजियस पार्लियामेंट हुआ था, ठीक है। मतलब गैदरिंग हुई थी, तो वहां पे उन्होंने ये स्पीच दिया था शिकागो में 1893 में। तो ये काफी फेमस स्पीच है इनका। एक इनके बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 1897 में इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन स्टार्ट किया था। फ्रॉम बेलूर मठ, कर्नाटका।
तो ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके टीचर थे। तो ये मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था उनकी टीचिंग को फैलाने के लिए। डन। तो ये क्वेश्चन अलग अलग वे में पूछे जा चुके हैं कि बेलूर मठ कहाँ है, ठीक है, ये मिशन कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 12 जून को क्या है, क्यों मनाते हैं, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, नासिक कौन सी रिवर के उसमें है, वो यूथ फेस्टिवल किस दिन, यूथ नेशनल उद्यान किस दिन मनाते हैं, अब की बार किस प्लेस पे हुआ है। तो मैंने कंबाइन करा दिया, क्वेश्चन कुछ पूछे, आपके पास ये सारे आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डीआरडीओ कंडक्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। तो पहले तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डीआरडीओ। ये डीआरडीओ क्या है? इट्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाम ही बता रहा है ये क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी आर्मी के लिए, हमारी नेवी के लिए, हमारी एयरफोर्स के लिए जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन बनते हैं उन पे जो रिसर्च होता है उसके बाद वो जो बनते हैं वो काम डीआरडीओ के पास होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इन्होंने एक न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल को टेस्ट किया है। आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब सरफेस से अगर एयर में हिट करना है तो वहां पे हम आकाश मिसाइल को यूज करते हैं। आपको इतना पता हो आकाश मिसाइल के बारे में वो काफी है। आकाश एनजी जो यहाँ लिखा हुआ है तो ये न्यू जनरेशन है, ठीक है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, इंडिया की मिसाइल है आकाश, और जिसका भी टेस्ट किया है डीआरडीओ ने। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल हैज बीन टेस्टेड बाय डीआरडीओ रिसेंटली। तो नाम दे देंगे, त्रिशूल, नाग, आकाश, ऐसे कुछ करके, तो हमें पता हो कौन सी है। फिर दूसरा ये पूछ सकते हैं कि आकाश मिसाइल कैसी है, एयर टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, तो वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चीजें मैं हर बार नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऐसे में लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं जो बता रहा हूं तो बता, वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख लो, और वो जो चीज लिखी है तो वो इतनी जीके है उसमें से हम उतना लिख रहे हैं, तो मतलब वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो याद होनी चाहिए टिप्स पे, ठीक है। हेडक्वार्टर पूछा गया है, इसका कहां पे है। अब ये इंडिया में मिसाइल टेस्टिंग के लिए 2 जगह हैं, जो ये मिसाइल टेस्ट करते हैं हम लोग। मिसाइल टेस्टिंग इंडिया में 2 जगह पे होती है। एक तो होती है चांदीपुर में, उड़ीसा में, और एक होती है डॉक्टर एपीजे कलाम आइलैंड, और ये भी उड़ीसा में है। ये चांदीपुर है यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे व्हीलर आइलैंड है। व्हीलर आइलैंड इज द ओल्ड नेम ऑफ डॉक्टर एपीजे कलाम आइलैंड, व्हीलर आइलैंड। अब इनका नया नाम डॉक्टर एपीजे कलाम आइलैंड है। ये है कलाम आइलैंड, जिनका पुराना नाम व्हीलर आइलैंड था, ठीक है। पूछा जा सकता है कि व्हीलर आइलैंड क्या है, तो मिसाइल टेस्टिंग स्टेशन है इंडिया का। चांदीपुर में भी मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है इंडिया का, दोनों ही उड़ीसा में है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये उड़ीसा है। तो ये कहां पे टेस्ट किया है, चांदीपुर में टेस्ट किया है इन उड़ीसा में, लेकिन दूसरा यहां पे भी टेस्ट कर सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये इनको बोलते थे पीपल्स प्रेसिडेंट, ठीक है। बहुत मिलनसार थे लोगों के साथ, ठीक है। कभी भी कहीं पे भी जाते थे तो प्रेसिडेंट होते हुए भी स्पेशल चेयर पे नहीं बैठते थे, सोफे पे नहीं बैठते थे, आम लोगों के बीच में जाके बैठ जाते थे,
ठीक है, तो इनको पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से ये काफी फेमस है और इनको बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जितनी भी मेन मिसाइल्स हैं, अग्नि है, त्रिशूल है, ठीक है, आकाश है, इन सब के डेवलपमेंट में इनका मेन रोल था। पोस्ट एजुकेशन मिनिस्टर। नहीं ये नहीं है, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद हैं, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ये वो है जो प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। वो आप कह रहे हो अबुल कलाम आजाद, वो है अबुल, ये अब्दुल है, वो अबुल कलाम आजाद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद वो अलग पर्सन है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद अलग पर्सन है। ये अभी प्रेसिडेंट थे इंडिया के बिफोर, किससे पहले थे, अभी हैं प्रतिभा पाटिल ना, सॉरी द्रौपदी मुर्मू, उनसे पहले रामनाथ कोविंद थे, उनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे और उनसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम थे। हाँ ठीक है, तो ये तो अभी रिसेंट टाइम में ही प्रेसिडेंट थे इंडिया के। मिसाइल मैन के साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन के नाम से फेमस है, ठीक है। देन ओडिशा 1936 में लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला फर्स्ट स्टेट था इंडिया का। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन लैंग्वेज बेसिस इन 1936। तो ये इंडिपेंडेंस से पहले का था, इंडिपेंडेंस के बाद का था 1953 में आंध्रा स्टेट, जिसका बाद में नाम बदल के आंध्र प्रदेश हो गया। पहले उसको आंध्रा स्टेट बोलते थे। तो बिफोर इंडिपेंडेंस लैंग्वेज के बेस से बनने वाला था ओडिशा, ठीक है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस है आंध्रा स्टेट। तो ये ध्यान रखना कि एग्जामिनर बिफोर इंडिपेंडेंस पूछ रहा है या ओवरऑल पूछ रहा है या आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछ रहा है, ठीक है। यहां मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ी देर पहले व्हीलर आइलैंड है या जिनका नया नाम है डॉक्टर एपीजे कलाम आइलैंड, उससे थोड़ा सा इधर यहां पे एक बीच है उड़ीसा में बहुत फेमस, जिसको बोलते हैं गहिरमाथा बीच। तो एक चीज तो यही हो गया कि गहिरमाथा बीच कहां है, उड़ीसा में है। ये गहिरमाथा बीच फेमस है मास नेस्टिंग साइट फॉर ओलिव रिडले टर्टल। ये टर्टल की टाइप है स्पेशल, जो मास नेस्टिंग करती है। मास नेस्टिंग का मतलब है कि हजारों की संख्या में वहां पे ये अपने एग ले करते हैं, ठीक है, गहिरमाथा बीच पे, और हर साल ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मास नेस्टिंग के लिए ओइले रिडले टर्टल की जाना जाता है गहिरमाथा बीच, ठीक है। ये ओइले रिडले टर्टल एक खास तरह का टर्टल है। IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नाम से पता लग रहा है इंटरनेशनली एक यूनियन बना है, किसको प्रिवेंट करने के लिए, नेचर को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड नाम के एक प्लेस पे, जो स्विट्जरलैंड में है।
तो ये ऑर्गेनाइजेशन नेचर को प्रिवेंट करने पे काम करती है। इसकी एक बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। ठीक है, उस रेड डेटा बुक में इस ओले रिडली टर्टल को वल्नरेबल स्टेटस मिला हुआ है। वल्नरेबल का मतलब है कि इनका नंबर बस मतलब इतना है कि चिंता करने वाली बात है। वल्नरेबल का मतलब है कि अगर 100 नंबर होना चाहिए था तो इनका नंबर 50-60 बचा हुआ है, बाकी खत्म हो गए। ठीक है, तो ये एग्जामिनर ने जैसे डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ ओलिव रिडली टर्टल का IUCN स्टेटस बता दो क्या है। वल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, डेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है। तो ये स्टेटस हैं अलग अलग जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी रेड डेटा बुक में ऐसे बहुत सारे स्टेटस लिखे होते हैं। रेड डेटा बुक ये बताती है किसी भी प्लांट या एनिमल का स्टेटस क्या है। मतलब स्टेटस का मतलब क्या है कि उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है या नहीं है। नहीं है तो लिस्ट कंसर्न स्टेटस में डालते हैं वो, कि उसको लिस्ट कंसर्न स्टेटस में डालो, कंसर्न करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इनफ एम्पल नंबर में है वो। फिर आता है उसके बाद कंसर्न, कि उसके बारे में चिंता है। चिंता है मतलब 100 होनी चाहिए थी, 90 स्पीसीज बची हुई है, चिंता है। उससे कम हो गया तो वल्नरेबल है, मतलब 100 होने चाहिए थे, 50 हो गया तो चिंता की बात है, वल्नरेबल है। 100 होने चाहिए थे, 30 ही बचा है, इंडेंजर्ड है, खतरे में आ गया है, उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। ठीक है, 100 होने चाहिए थे, मुश्किल से 15 एक बचे हैं। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसको एक और कैटेगरी होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अगर बचे ही नहीं है, कोई 1-2 स्पीसीज बची है और वो 1-2 स्पीसीज भी कहीं पे प्रिजर्व करके रखी गई है तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म हो गया है। इन वाइल्ड लाइफ में खत्म हो गया है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है कहीं। ठीक है, तो ये अलग अलग रेड डाटा बुक में स्टेटस होते हैं जिनको हम फिर कभी पढ़ लेंगे। मैंने बस नॉर्मली बता दिया ताकि मैं जब लिखवाऊंगा इनको तो आपको याद रहे। तो बहुत कॉमनली IUCN स्टेटस पूछा जाता है एनिमल और प्लांट्स का, जो इंपॉर्टेंट है। और ये एक इंपॉर्टेंट एनिमल है ओले रिडली टर्टल, जिसकी मास नेस्टिंग साइट है गहिरमाथा बीच उड़ीसा में, और इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। IUCN एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर को प्रिजर्व करने का काम करती है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गवर्नमेंट अनाउंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 100 खेलो इंडिया सेंटर। ठीक है, खेलो इंडिया सेंटर बनाएगी गवर्नमेंट 1000। बस इतना ही न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये नंबर याद रख लेना, 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाएगी। ठीक है, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये नहीं है, अभी बदल गए हैं, अभी है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। मैं इसको एंड बनाता हूं ये ऐसे करके, कहीं कभी लगे कि क्या लिखता हूं मैं हर बार। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है मनसुख मांडविया। ठीक है, ये अनुराग ठाकुर पहले थे। तो 1000 खेलो इंडिया गेम सेंटर बनाएगी गवर्नमेंट, ये याद रखना, नंबर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इनॉग्रेटेड। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बना है। पहले तो सी ब्रिज का नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये नाम है इसका। इसका दूसरा नाम है मतलब इसका दूसरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी नेवा सेवा ब्रिज। तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया। तो अटल बिहारी नेवा सेवा ब्रिज और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, इनमें दोनों एक ही है ये। ठीक है, और इसको नॉर्मली अटल सेतु भी बोल दिया जाता है।
तो तीनों नाम में से कोई भी याद रख लेना, मतलब तीनों आपको तीनों याद रखने, एग्जामिनर कोई भी पूछ सकता है। लेंथ इंपॉर्टेंट है, कितने किलोमीटर का है। किसको कनेक्ट करेगा? मुंबई विद नवी मुंबई, ठीक है। और नवी मुंबई एक सैटेलाइट सिटी है। लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, तीनों नाम में से कोई नाम, तीनों याद रखनी है। इसकी लेंथ कनेक्ट करेगा मुंबई को नवी मुंबई से, और नवी मुंबई एक सैटेलाइट सिटी है। सैटेलाइट सिटी क्या होती है? जब कोई बहुत बड़ा अर्बन सेंटर के पास कोई कनेक्टेड अर्बन सेंटर हो उससे, ठीक है, जैसे नोएडा से रिलेटेड है ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ऐसे ही मुंबई से नवी मुंबई, तो इनको सैटेलाइट सिटी बोलते हैं। वहां पे मेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई का ही काम करता है, ठीक है, लेकिन कंजस्टेड हो गया था सिटी, तो थोड़ा सा आउटर में ले जाते हैं उसको। किस डेट? क्या किस डेट का inaugurate? डेट नहीं पूछेंगे, ईयर पूछेंगे। 2024 में बना है। इनॉग्रेशन डेट नहीं पूछी जाती कभी भी, वैसे भी नॉर्मली भी किसी स्कीम, ईयर पूछ लेते। 2024 में बना है ये, ठीक है। तो ये कनेक्ट करेगा इन दो को ऐसे, ये लिंक है। नेवा सेवा ये इंडिया की पोर्ट का नाम है, मेजर पोर्ट है ये इंडिया की। पोर्ट दो तरह की होती हैं, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। तो ये इंडिया की एक मेजर पोर्ट है, ठीक है। टोटल 13 मेजर पोर्ट है इंडिया में। 13 मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, और लगभग 200 माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो हमें मेजर पोर्ट्स बाद में पढ़ेंगे भी कौन कौन सी हैं। तो नेवा सेवा, ठीक है, इसका दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है, JNPT, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और नेवा सेवा पोर्ट पूछ लिया जाए कहां पे है? मुंबई में है, ठीक है। इंडिया की वन ऑफ द मेजर 13 मेजर पोर्ट्स में से एक पोर्ट है। तो ये भी पूछ सकता है कि कितनी मेजर पोर्ट है इंडिया में, तो 13 मेजर पोर्ट है इंडिया में। माइनर नहीं पूछता कि माइनर बहुत है। डन। नेक्स्ट न्यूज है 25 करोड़ पीपल टेकन आउट फ्रॉम पॉवर्टी इन लास्ट 9 इयर्स। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि पिछले 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कितने लोग पॉवर्टी से बाहर आए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक रिपोर्ट जिसका नाम है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, वैसे तो ये मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स होता है। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी के लिए एक चीज जिम्मेवार नहीं है, बहुत सारी चीजें जिम्मेवार हैं, तो वो सारे डिस्कशन होते हैं मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में। तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स कौन देता है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड में तो इसको देती हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके साथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, UNDP और OPHI, ये दोनों मिलके मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स देते हैं। इंडिया में उस इंडेक्स को और ज्यादा एनालाइज करता है नीति आयोग, ठीक है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया में कौन देता है, तो वो देता है नीति आयोग, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशल एजेंसी है।
यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जहां पे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, यूएनओ का, वहीं यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब बात है कि ये नीति आयोग क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। ठीक है क्या ये? एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एपेक्स होता है हाईएस्ट लेवल का। पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए जो थिंक टैंक चाहिए, जो कि कौन लोग बनाएंगे पब्लिक पॉलिसी, कौन सोचेगा उनके बारे में, तो इट्स एपेक्स, APEX, एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग बना है 2015 में। और इसने रिप्लेस किया मतलब इससे पहले भी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी इसकी जगह पे, प्लानिंग कमीशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को। पहले प्लानिंग कमीशन यही काम करता था, अब नीति आयोग करता है। प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तब, और नीति आयोग बना 2015 में, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे। प्लानिंग कमीशन, इसका काम होता था टू गिव 5-year प्लान। 5-year प्लान देता था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 5 साल का ये प्लान है, हम लोग ऐसे काम करेंगे, तो ये 5-year प्लान देता था। ये 5-year प्लान का आइडिया हमने बोरो किया था यूएसएसआर से, मतलब जो आज का मेन रशिया है, ठीक है, उससे पहले यूएसएसआर होता था। यूएसएसआर बना था 1922 में और 1991 में ये खत्म हो गया। तो यूएसएसआर से हमने ये आइडिया लिया था 5-year प्लानिंग का, कि 5-5 साल की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों ने प्लानिंग करना स्टार्ट किया, 5-year प्लान बनाए, और उन 5-year प्लान को बनाता था ये प्लानिंग कमीशन। टोटल 12 5-year प्लान आए। फर्स्ट 5-year प्लान आया था 1951 से 1956 तक, और 12th 5-year प्लान आया है 2012 से 2017 तक। तो पहला 5-year प्लान था 1951 से 1956 तक, और लास्ट 5-year प्लान था 2012 से 2017 तक। तो ये टोटल इसके बीच में 12 5-year प्लान आए। हाँ, लेकिन 5-year प्लान खत्म हुआ था 17 में, वहां तक चला था, तो मिडवे ही उन्होंने चेंज कर दिया था, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तो टाइम पीरियड तो उसका वही रहेगा।
हर साल 5 हाँ हर साल 5 साल का प्लान बनता है। नहीं, बीच बीच में ब्रेक भी है, प्लान हॉलीडे बोलते हैं उनको, वो आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स की उसमें। ये 5 ईयर प्लान का जो ओरिजिनेटर था, जिसका ये आइडिया था ओरिजिनली, उस पर्सन का नाम था जोसेफ स्टालिन। He was the originator of 5 year plan। ठीक है, जोसेफ स्टालिन नाम का एक पर्सन था जो यूएसएसआर का हेड होता था जब हमने 5 ईयर प्लान लिए। तो ये 5 ईयर प्लान यूएसएसआर में पहले लगाए थे जोसेफ स्टालिन नाम के एक पर्सन ने। तो ये ओरिजिनल आइडिया जोसेफ स्टालिन का था जो हम लोगों ने बोरो किया था। ठीक है, कि इंडिया में हम प्लानिंग करेंगे, हर 5-5 साल में क्या करेंगे, पहले ही 5 साल की प्लानिंग कर लेते थे। वो प्लानिंग करने का काम होता था प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, प्लानिंग कमीशन चला 2015 तक, उसके बाद उसको बदल दिया नीति आयोग ने। अब ये काम नीति आयोग करता है। वो 5 ईयर प्लान नहीं देता, 3 ईयर, 7 ईयर और 12 ईयर प्लान देता है। ठीक है, अलग अलग प्लान होते हैं उसके। जो ये नीति आयोग है, इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा इंडिया का, वो चेयरमैन होगा नीति आयोग का। इसका वाइस चेयरमैन भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और वो अभी है सुमन बेरी। और इसके एक होते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है BVR सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग का चेयरमैन पूछा जाए तो ये ऐसी पोस्ट को बोलते हैं एक्स ऑफिशियो पोस्ट, कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका चेयरमैन होगा। तो ऐसी पोस्ट को एक्स ऑफिशियो पोस्ट बोलते हैं, कि एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होगा। जैसे वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा, वो एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो मेनली उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं वो है BVR सुब्रमण्यम। ये जनरली सिविल सर्वेंट्स होते हैं, मतलब IAS ऑफिसर होते हैं हायर रैंक के। जनरली गवर्नमेंट किसी को भी बना सकती है चाहे तो, लेकिन जनरली ये हाई ऑफिसर के, हाईएस्ट रैंक के IAS ऑफिसर होते हैं जो इस पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं।